Hello friends, in this video we will study about class 10th history chapter 1 the rise of nationalists in Europe और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे the making of Germany and Italy. So let's start our today's lecture. As you have seen, nationalist feelings were widespread among middle class Germans. Because फ्रेंड्स हम सबसे पहले यहाँ पर जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में भी हम पढ़ते चले आए हैं कि जो सबसे ज्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग्स हैं, रिवोल्यूशनरी फीलिंग्स हैं, वो मिडिल क्लास में देखी गई और पीजेंट्री में देखी गई, वर्कर क्लास में देखी गई. तो अब हम आगे देखते हैं कि जर्मनी में भी ऐसा ही हुआ है, who in 1848 tried to unite the different regions of the Germany confederation into a nation state. और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग जो जर्मन रीजन्स हैं, जर्मन टेरिटरीज हैं, उनको मिलाकर के एक नेशन स्टेट बना दिया जाए. इसमें इनकी हेल्प की है प्रूशिया के लैंड ओनर्स ने, लार्ज लैंड ओनर्स ने, जिनको उस समय पर जंकर्स कहा जाता था. फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन. नेशनल यूनिफिकेशन में प्रूशिया के जंकर्स ने बहुत हेल्प की है. Its chief minister Otto von Bismarck was the architect of this process. और ऑटो वॉन बिस्मार्क इनके चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने इसमें बहुत हेल्प की है और प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी से भी हेल्प ली है. इसके बाद देखिए लॉन्ग 7 साल तक 7 इयर्स तक 3 बहुत लंबे वॉर चले हैं. ये वॉर किस किस के साथ हुए? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ. एंडेड इन प्रूशियन victory and completed the process of unification. प्रूशिया वॉर को यहाँ पर जीत जाती है. एंड इन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट was proclaimed German emperor in a ceremony held at वर्साइल. इसके बाद 1871 में जर्मन का यूनिफिकेशन हो जाता है और वहां पर विलियम फर्स्ट प्रूशियन किंग बन जाते हैं. और इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है. द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फोसाइज ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी. मॉडर्नाइज की गई है, बैंकिंग को बेटर बनाया गया है, लीगल सिस्टम को बेटर बनाया गया है, जुडिशियल सिस्टम को जर्मनी में अब बेटर बना दिया गया है. तो ये तो रहा फ्रेंड्स जर्मन यूनिफिकेशन. अब इसके बाद देखते हैं इटली यूनिफिकेशन. लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन. बहुत सारे अप एंड डाउन के बाद जैसे जर्मनी को एक अपना फ्रीडम मिल गई, इसी तरीके से इटली की भी कुछ कहानी है. इसमें देखते हैं ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स. 19th सेंचुरी के मिडल तक इटली 7 स्टेट्स में डिवाइड दी, ऑफ विच ओनली वन सर्डेनिया पेडामाउंट वॉज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस. और केवल सर्डेनिया पेडामाउंट ही एक ऐसी जगह है जहां पर इटली का रूल था. The north was under Austrian Habsburg, the center was ruled by the Pope, and the southern regions were under the domination of Bourbon kings of Spain. इस टाइप से अलग अलग टेरिटरीज, अलग अलग उसके रीजन पर अलग अलग एम्परर का एम्पायर था, रूल था. The Italian language had not acquired one common form. और इटालियन लैंग्वेज का भी वहां पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, कोई वहां की कॉमन लैंग्वेज नहीं थी इटालियन भी. इसके बाद ड्यूरिंग द 1830s जोसेफ मैज़िनी हैड साउथ टू पुट टुगेदर ए करेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक. और मिलजुल कर एक फिर प्रोग्राम चलाया गया, फिर एक रिवोल्यूशन हुई और जोसेफ मैज़िनी ने इसको लीड किया है और फिर जर्मनी में इटली में रिपब्लिक बन गया है, आ गया है इटली में भी रिपब्लिक. इसके साथ साथ देखिए चीफ मिनिस्टर कवर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली. चीफ मिनिस्टर कवर ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए जर्मनी को के बहुत सारे रीजन्स को यूनिफाई किया है. अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड volunteers under the leadership of Joseph Garibaldi joined the fray. देखिए आर्मी तो सपोर्ट कर ही रही थी, ट्रूप्स तो सपोर्ट कर ही रही थी, इसके साथ वहां के जो सिटीजन थे, जो वॉलंटियर्स थे, उन्होंने भी बहुत ज्यादा हेल्प की है, इसमें बहुत ही सपोर्टिव रोल प्ले किया है. किसके गाइडेंस में? जोसेफ गैलिबर्डी के गाइडेंस में. इन
1860s, they marched into South Italy and the kingdom of the two Silesies and succeeded in winning the support of the local peasants. इनको local peasants का support मिला in order to drive out the Spanish rulers. Spanish rulers को वहां से भगाने में इनको बहुत ज्यादा local peasantry का help मिली है, support मिला है. In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed king of United Italy. यूनाइटेड इटली के विक्टर इम्यूनल सेकंड यहाँ के किंग बने हैं. इसके बाद तो हमने जर्मनी का यूनिफिकेशन भी देख लिया और इटली का यूनिफिकेशन भी देख लिया. और अब फ्रेंड्स बारी आती है ब्रिटेन की. और ब्रिटेन के बारे में आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स, इसका केस बड़ा स्ट्रेंज है, मतलब एक स्टोरी बड़ी डिफरेंट है ब्रिटेन की. देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th century. 18th century तक तो यहाँ पर अभी ऐसा कोई ब्रिटिश का कोई नेशन था नहीं, बट ब्रिटिश थोड़े चालाक ज्यादा थे. इन्होंने क्या किया है, द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहैबिटेड द ब्रिटिश ब्रिटिशाइजर्स वर एथनिक वंस. देखिए इनमें कौन कौन से लोग थे. ब्रिटेन अपना कोई वैसा कुछ था नहीं स्पेशल, अपनी कोई स्पेसिफिक टेरिटरी भी नहीं थी. यहाँ पे क्या सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश लोग रहा करते थे. ब्रिटेन ने क्या किया, the English Parliament, which has seized power from the monarch in 1688 at the end of a protracted conflict, was the instrument through which a nation state with England and its central came to be forged. देखिए हुआ क्या है, ब्रिटेन ने क्या किया है. देखिए आगे हम इसमें देखते हैं. द एक्ट ऑफ यूनियन, द एक्ट ऑफ यूनियन बना 707 में between England and Scotland that resulted in the formation of the United Kingdom of Britain. Great Britain means in effect that England was able to impose its influence on Scotland. देखिए स्टार्टिंग में मैं आपको बताती हूँ ये जो पॉइंट है, अब मैं आपको यहाँ और ये दोनों को क्लियर करके समझाती हूँ. देखिए जो ब्रिटेन था पहले उसका कोई अपना स्पेसिफिक रीजन नहीं था, स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं थी, स्पेसिफिक अपनी कोई टेरिटरी नहीं थी. उसने स्कॉटलैंड से कहा कि आप हमारी हेल्प करो वॉर लड़ने में, हम आपको पावर दिलाएंगे. ठीक है, स्कॉटलैंड मान गया, स्कॉटलैंड ने उनकी हेल्प की, इंग्लैंड स्कॉटलैंड की हेल्प से जीत गया. लेकिन क्या होता है, जब द एक्ट ऑफ यूनियन बना इन 1707 में बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, उसका रिजल्ट क्या निकला, इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के रूप में उसका एक रिजल्ट निकला इन इफेक्ट. और इसका क्या इफेक्ट पड़ा, दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इंपोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड. अब जिसने उसकी हेल्प की थी इंग्लैंड ने उसके ऊपर ही अपना डोमिनेशन दिखाना शुरू कर दिया. फिर इसके बाद क्या होता है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज henceforth dominated by its English members. The growth of a British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. अब स्कॉटलैंड के पास कोई पावर नहीं रही, अपनी पावर किसके पास आ गई, पूरी तरीके से इंग्लैंड के पास आ गई. अब स्कॉटलैंड को अपना कल्चर, अपनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वगैरह, अपना जितना भी उनका अपना स्कॉटिश जितना भी कल्चर था उसको छोड़ करके ब्रिटेन को ही फॉलो करने के लिए ब्रिटेन ने उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दिया, क्योंकि पावर जो थी, मेजोरिटी थी, वो ब्रिटेन के पास आ गई. आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट. आयरलैंड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. इट वाज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट. ये कंट्री जो थी टू पार्ट्स में से डिवाइड थी, कैथोलिक्स में और प्रोटेस्टेंट्स में. द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स. इंग्लिश ने किसकी हेल्प की, प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प की, और बोले कि भैया आप हमें सपोर्ट कीजिए और हम आपको कैथोलिक से के ऊपर जीत दिला देंगे. Protestants of Ireland to establish their dominance over largely Catholic country. अब देखिए इसके बाद क्या होता है, Catholics revolts against British dominance were suppressed after a failed revolt led by Wharton and his United Irishmen. In 1798, जो आयरलैंड है was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801. ऐसा ही अब सेम फिर जैसे स्कॉटलैंड के साथ हुआ, सेम हुआ आयरलैंड के साथ भी. फिर क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम बन गया 1801
वन में पावर किसके पास आ गई फिर से, यूनाइटेड किंगडम के पास। द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, अब ये जो न्यू ब्रिटेन बना था इसका इतना बड़ा जो फॉर्मेशन हुआ था, इसके सिंबल्स क्या क्या थे, द ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम और इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ के सिंबल्स बना दिए गए। तो पूरी तरीके से डोमिनेशन किसका हो गया, ब्रिटेन का ही हो गया। स्कॉटलैंड और आयरलैंड को टाइप से इन्होंने बिट्रे करना कह सकते हैं। अब देखते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशन को हम कैसे अब विजुअलाइज कर सकते हैं। आर्टिस्ट इन द 18th and 19th centuries found a way out by personifying a nation. पर्सोनिफाई मीन्स फ्रेंड्स होता है किसी भी चीज को लिविंग बना देना, लाइव बना देना, जीवित बना देना, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बना देना। इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वाज अ पर्सन। बहुत ही सिंपल है समझना फ्रेंड, जैसे कि हमारी भारत माता, क्या किसी ने भारत माता को देखा है, नहीं देखा है, लेकिन उसकी एक फीमेल फिगर है, एक लेडी की फिगर है जो हाथ में फ्लैग लिए हुए है। इस टाइप से हम उसको बहुत ज्यादा वर्शिप करते हैं कि हाँ ये हमारी भारत माता की पिक्चर है। तो भारत माता है क्या है हम एक्चुअली में नहीं पता, बट हमारे अंदर ये फीलिंग है, तो हमने उसको पर्सोनिफाई कर दिया है। ऐसा ही फॉरेन कंट्रीज में भी हुआ है, जैसे कि वो कंट्री को क्या हो, एक कोई फीमेल फिगर हो, कोई एक पर्सन हो। The nations were then portrayed as female figure, वहां भी ऐसा ही पोर्ट्रे किया जाता था एक फीमेल फिगर के साथ। कैसे, the female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life। वह भारत माता को असलियत में वास्तविक में कहीं रहने वाली लेडी नहीं है, वुमेन नहीं है, ये हम बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा ही यहाँ पर भी कहा गया है कि वो कोई वुमेन नहीं है जो रियल लाइफ में कहीं पर रहती हो। That is the female figure became an allegory of the nation, और इसको एक एलेगरी कहा जाता है। एलेगरी मीन्स यही होता है काल्पनिक, इमेजिनेशन, एक इमेजिनरी पिक्चर बना देना। You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty। हमने देखा है इसमें विंग्स लगे हुए, पंख लगे हुए एक लेडी है जो उड़ रही है। बहुत सारे ऐसे फिगर्स के थ्रू हमने देखा था कि वहां पर फीमेल फिगर के थ्रू हमने वहां पर देखा था कि बताया गया है कि अब फ्रांस फ्री हो गया है, फ्रांस में अब डेमोक्रेसी आ गई है, अब पावर जो है सिटीजन के पास चली गई है, लोग फ्री हो गए हैं। फ्रेंच हमने अपने 9th क्लास के चैप्टर में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो इसमें ये जो एलिगरी है, ये जो फीमेल इमेज है, फिगर जो बनाई गई है, ये किन किन चीजों को शो करती है। तो फ्रेंड्स ये शो करती है लिबर्टी को, जस्टिस को और रिपब्लिक को। दीज आइडियल्स वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स, और ये चीजें अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स और सिंबल्स के थ्रू शो होती हैं। एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप। फ्रीडम का सिंबल क्या था, रेड कैप। जैकोबियन क्लब में हमने पढ़ा हुआ है कि जिसने रेड कैप पहनी हुई थी इट मींस वो फ्री है। और द ब्रोकन चेन थी वहां पर, मतलब कि अब वो किसी के गुलाम नहीं है। वाइल जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंड फोल्ड होता है उनके हाथ में, जिनके हाथ में विंगिंग स्केल लिया हुआ होता है। आपको पता है ये सारी चीजें कि कानून को किस तरह से फॉलाइज किया गया है, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। एक लेडी होती है जिसके हाथ में तराजू होता है, आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड बंधा हुआ होता है, सेम वही। Artist in the 19th century to represent the nation in France, she was Christian Mariana। ठीक है, फ्रांस में क्रिश्चियन मैरियाना। इसके बाद देखते हैं हर कैरेक्टर, उसकी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। द रेड कैप, द ट्राई कलर, द क्रोकेट स्टैचू ऑफ मारियाना वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स। पब्लिक में खड़ी एक स्टैचू बनाया गया था टू रिमेन द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी एंड टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट। पब्लिक स्क्वायर में, पब्लिक प्लेस पे जब ये स्टैचू लगा दिया जाता था और ये पूरी कंट्री के लोगों को शो करता रहता था फ्रीडम, उनकी लिबर्टी और उनके रिपब्लिक को। मैरियाना इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, और इनकी इमेज को कॉइन्स और स्टैम्प्स पर भी मार्क किया गया। इसके बाद है जर्मेनिया। जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन। फ्रांस में कौन थी, मैरियाना, और जर्मनी में जर्मेनिया। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस
जर्मेनिया वियर ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ओक लीव्स से बना हुआ एक क्राउन वो पहनती थी एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, क्योंकि जो ओक है वो जर्मनी में हीरोइज्म का, बहादुरी का, ब्रेवरी का सिंबल होता है। ओक पेड़ का नाम होता है फ्रेंड्स, पता ही है ये, खास इसमें ऐसी चीज नहीं है डिफाइन करने के लिए। ये देखिए ये सिंबल यहाँ पर जर्मेनिया का दिखाया गया है, यू कैन सी। इसके बाद नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म क्या होता है फ्रेंड्स, तो मैं अभी हम स्टार्ट करेंगे पहले पहले नेशनलिज्म से। द मोस्ट सीरियस source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans. अब ये क्या थे? The Balkans was a region of geographical and ethnic variation comprising modern day Romania, Bulgaria, अल्बेनिया, ये कुछ ग्रीस, ये कुछ जगह के नाम है, इन सबको मिला करके ये बाल्कन पूरा रीजन बना है। यहाँ पर क्या होता था? whose inhabitants were broadly known as the slaves, बहुत बड़ी यहाँ पे स्लेव। अब ये एक प्रॉब्लम है, a large part of the Balkans was under the control of the Ottoman Empire। ये जो बहुत बड़ा एरिया था बाल्कन्स का, ये सारे रीजन जो हमने अभी यहाँ पर देखे, ये सारे रीजन्स पे कंट्रोल कर रहा था ओटोमन एम्पायर। स्लेवरी चल रही थी, बहुत कंडीशन खराब थी। आगे देखते हैं क्या होता है। ऑल थ्रू द 19th century the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success। देखो ये आगे तो बढ़ रहा था, खुद को मॉडर्नाइज कर रहा था और इटरनली खुद को रिफॉर्म कर रहा था, लेकिन उसको सक्सेस बहुत कम मिली थी। किस वजह से? by one by one its European subject nationalists broke away from its control and declared independence। क्या हो रहा था? धीरे धीरे ये जो ऑटोमन एम्पायर से टूटते चले जा रहे थे और खुद को इंडिपेंडेंट, छोटे छोटे पार्ट्स में ही कटते चले जा रहे थे और खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करते जा रहे थे, डिक्लेयर करते जा रहे थे। द बाल्कन्स पीपल बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनैलिटी एंड यूज्ड history to prove that they had once been independent but had subsequently been substituted by foreign powers। The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the others। देखो ऑटोमन एम्पायर से तो इन्होंने खुद को छुड़ा लिया, लेकिन फिर भी जो बाल्कन स्टेट्स थे वो क्या हो रहे थे? आपस में जेलस हो रहे थे। ठीक है, प्रॉब्लम अंदर। अब नेशनलिज्म एक ऐसी चीज है कि समझ में ये नहीं आ रहा है लोगों को कि क्या किया जाना चाहिए। देखो पहले तो ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है। यहाँ पर प्रॉब्लम है जिनके ऊपर ओटोमन एम्पायर है, वो इनसे यहाँ पर स्लेवरी चल रही है, इस वजह से इनमें अनरेस्टनेस है। धीरे धीरे ये खुद में टूटने शुरू हो गए और डिवाइड होने शुरू हो गए, लेकिन फिर इनमें आपस में ही झगड़े ये हुए कि उनको एक अपना अलग टेरिटरी बनानी है और अलग से अपने टेरिटरी का एक्सपेंशन करना है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। इसके बाद देखते हैं रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी was keen on countering the hold of other powers over the Balkans and expanding its own control over the area। अब देखिए रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी was keen on countering the hold of other powers over the Balkans and expanding its own control over the area। This led to a series of wars in the region and finally the First World War। अब देखो ये जो बाल्कन्स रीजन थे सारे, इनमें सब में क्या हुआ है? फिर धीरे धीरे आके रशिया, जर्मनी और इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी वॉर्स के सब के इनके मिलजुल कर क्या होता है? आपस में वॉर हुई है। वॉर होने के बाद पावर ओवर द इनके बाल्कन्स के ऊपर इन्होंने अपनी पावर को एक्सपेंड किया है और इसके बाद जो आगे चल के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक सीन तैयार हुआ है। इसके आगे देखते हैं नेशनलिज्म। नेशनलिज्म अलाइन विद इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म का आगे का जो, क्योंकि देखिए वहां पर बाल्कन्स में क्या था, ये अपना अपना नेशन बनाने की सोच रहे थे, इनको अपना अलग नेशन बनाना था। अब इसी के आगे का स्टेप है इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म को आगे बढ़ाया है in 1914 में led Europe to disaster।
और इससे ये क्या हुआ है, नेशनलिज्म एलाइड विद इंपीरियलिज्म, जो ये नेशनलिज्म था ये आगे बढ़ा, एक डिजास्टर बन गया था 1914 तक आते आते। कैसे? इसी बीच में मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination। देखो जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है ना, बाल्कन्स के ऊपर इन कंट्रीज ने कंट्रोल कर लिया, इन पर रूल कर लिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रूप दिया। उसमें क्या होता है, जब कंट्रीज ने एक दूसरी कंट्री को ओवर रूल करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, ओवर रूल जब होगा तो वहां पर क्लैश होंगे और वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे आपस में, जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का फॉर्मेशन हो गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इन्होंने रूप दे दिया। तो क्या हुआ, जो बाकी यूरोपियन और कंट्रीज थी ना, उन्होंने भी इंपीरियल डोमिनेशन को बिल्कुल एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और जिससे कि ये तो हमें पता ही है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना वो 1914 में हुआ है। कंट्रीज जो कंडीशन है वो खराब हो रही थी। अब देखिए, द एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट। अब जो वो नेशनलिज्म की फीलिंग होती है वो फिर से डेवलप हो रही है। द एंटी इंपीरियल मूवमेंट that developed everywhere were nationalist in the sense that they all struggled to form independent nation state। अब जहां जहां पर इंपीरियलिज्म थी वहां पर नेशन स्टेट्स बनाने की डिमांड बढ़ रही है, वहां पर इस चीज के लिए स्ट्रगल किया जा रहा है। एंड वर इंस्पायर्ड बाय ए सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी। और वो किस चीज से इंस्पायर है, नेशनल कलेक्टिव यूनिटी से। forced in confrontation with imperialism। क्या आगे देखते हैं, यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर नाउ वेयर replicated for people everywhere developed their own specific variety of nationalism। हर कंट्री एक अपना अलग नेशनल स्टेट चाहती है, जिसको यहाँ पर बताया गया है कि इंपीरियलिज्म को इन्होंने पहले, नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म दो टॉपिक है, नेशनलिज्म आया पहले, उसको उन्होंने, अब नेशनलिज्म आया, धीरे धीरे बाल्कन्स आपस में डिवाइड होते चले गए, बट वहां पर भी एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, वहां पर भी इनकी थिंकिंग नहीं मैच हो रही है, इनकी रूलिंग मैच नहीं हो रही है, फिर डिवाइड होंगे, फिर अलग अलग जो इंपीरियलिज्म है वहां पर आना शुरू हुआ, वो भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो फिर से वॉर हुए हैं और धीरे धीरे इन्होंने फिर से नेशनलिज्म को ही एक्सेप्ट कर लिया। इट इज अ चैप्टर, नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट।